मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर होगा वो लाहौर हाई कोर्ट के एक रिसेंटली फैसले से मुतल्लिक है, जो कि बड़ा अहम फ़ैसला है, जिसमें उन्होंने अहम कानूनी व शरई और मुआशरती सवालात के जवाबात तलाश किए हैं। ये जवाबात देने की कोशिश की गई है उस फैसले में। वो एक इंतहाई दिलचस्प और अहम जो है मामला है कि जो ज़ना या रेप की सूरत में अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उस बच्चे के कफ़ालत और ख़र्चा ना नफ़क़ा की ज़िम्मेदारी किसकी होगी। और दूसरा, उस फैसले में ये भी डिस्कस किया गया है कि ये कैसे साबित होगा कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो उसी शख्स का है जिस पर खातून इल्ज़ाम लगा रही है या जिस पर रेप का या ज़ना का इल्ज़ाम है। क्योंकि जो फैमिली मैटर्स हैं, जो बाप है, जो जिसके साथ निकाह होता है खातून का, उसका तो ज़िम्मेदार वो बाप होता ही है, जो बच्चे का बाप होता है, जिसके साथ निकाह हुआ होता है खातून का। और उस बच्चे का उसमें फैमिली जो आला अदालतों की रूलिंग्स भी आ चुकी हैं कि डीएनए की भी ज़रूरत नहीं होगी अगर वो इनकार करे तो, क्योंकि निकाह अगर वो तस्लीम करता है खातून के साथ तो उसके साथ पैदा होने वाले बच्चे की ज़िम्मेदारी उसकी होगी। लेकिन जहाँ पर निकाह ना हो तस्लीमी तौर पे और तस्लीमी तौर पे कोई रेप या ज़ना हुआ हो, उस सूरत में ज़िम्मेदारी किसकी होगी। और उस सूरत में बच्चे कैसे साबित होगा कि बच्चा जो है वो उस शख्स का है जिसने ज़ना किया या रेप किया। और क्या फैमिली जो हमारे लॉज हैं या मोहम्मदन लॉज हैं उसमें नाजायज़ पैदा होने वाले बच्चे की कफ़ालत से मुतल्लिक भी कोई कहीं बहस की गई है या कहीं कोई कानून साजी हुई है पाकिस्तान में, या दीगर ममालिक में जो है इस मामले में क्या कानून साजी है। तो ये तमाम अहम तरीन जो इश्यूज़ हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपने ये जो मेरी वीडियो आखिर तक देखनी है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियो मिलती रहें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगा करे उसको दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिया करें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि ना सिर्फ आपको कानूनी राइट्स बता सकूं बल्कि आप के जो आगाही है पाकिस्तान में कवानीन के हवाले से या शरई असूलों के हवाले से वो हो सके। सबसे पहले मैं ये मुकदमे का मुख्तसर अहवाल बयान कर देता हूँ, फिर मैं आऊँगा हाई कोर्ट का फैसला क्या है, फिर हम दीगर चीज़ें डिस्कस कर लेंगे कि फैमिली एक्ट में और क्या कोई प्रोविजन वगैरह मौजूद है इस सूरत में। ये मुकदमा हुआ था जी कि सबसे पहले जो 2020 में एक खातून है मरियम नामी, उसने एक एफआईआर दर्ज कराई थी एक मोहम्मद अफजल शख्स है उसके ऊपर कि उसने उसके साथ ज्यादती की है, रेप किया है। वो एफआईआर में उसका ट्रायल हुआ। अच्छा, उस ट्रायल के बाद उस खातून ने उस ट्रायल के दौरान जो है एक बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची को जन्म जब दिया तो उसने बाद में उसी शख्स के ऊपर खर्चा ना नफके का मुकदमा दायर कर दिया फैमिली कोर्ट में कि ये जो है ये इस बच्चे का बाप यही है, इसने रेप किया था और एफआईआर भी दर्ज है, लिहाजा ये बच्चे का खर्चा ना नफका वगैरह भी दे। उसमें वो शख्स हाजिर आया और उसने एक तो बच्चे की बल्दियत से इनकार कर दिया कि ये बच्ची जो मेरी बच्ची नहीं है। दूसरा, उसने फैमिली कोर्ट के इख्तियार समाअत को भी चैलेंज कर दिया कि फैमिली कोर्ट को सिर्फ जो निकाह के ज़रिए पैदा होने वाले बच्चे हैं उनकी बाबत इख्तियार समाअत हासिल है, किसी नजायज़ बच्चे की बाबत फैमिली कोर्ट को कोई इख्तियार समाअत हासिल नहीं है। वो केस जब चला तो बाद में फैमिली कोर्ट ने 3000 के हिसाब से जो है वो खर्चा ना नफका डिग्री कर दिया उस शख्स के खिलाफ, बच्चे का। उसने उसके खिलाफ पिटीशन हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जो दायर की, तो लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला अभी रिसेंटली ज़ेर बहस आया और बड़ी जो है तफसीली बहस हुई इस तमाम मामले में। लाहौर हाई कोर्ट ने उसमें मुख्तलिफ नुक्ते जो हैं उसको डिस्कस किया। एक तो उन्होंने उसमें उस शख्स के इस मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया कि फैमिली कोर्ट को इख्तियार समाअत हासिल नहीं है। लेकिन दूसरा उसका मौक़िफ़ उन्होंने कंसीडर ज़रूर किया, उन्होंने जिसमें उसने कहा कि ये बच्ची जो है मेरी नहीं है। उस पर उन्होंने कहा कि जब एक शख्स का निकाह भी मौजूद नहीं है, यानी कोई सबूत नहीं है, तो वो एक खातून रज कर रही है कि ये बच्ची उसकी है, बेशक ज़ना हुआ या रेप हुआ, लेकिन ये फिर भी ये साबित होना है अभी कि बच्ची जो है उसका बायोलॉजिकल बाप कौन है। क्योंकि शरई तौर पे तो वो बाप नहीं है या कानूनी तौर पे वो बाप नहीं है बच्ची का, लेकिन बायोलॉजिकल बाप हो सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले इस बात का सबूत लिया जाए कि वाकई वो शख्स उस बच्ची का बाप है।
उसके लिए मुख्तलिफ शरई तरीके मौजूद हैं। इसके अलावा DNA जो है वो भी करवाया जा सकता है, क्योंकि आम फैमिली मुकदमे में तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मौजूद है कि जहाँ निकाह तस्लीम हो और उसी बीवी से बच्चे हों जिसके साथ शादी हुई हो, तो फिर आप बच्चे की वल्दियत से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर लोग जो खर्चा नफका से बचने के लिए ये बयान देना शुरू हो गए थे और बीवियों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू हो गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी। लेकिन यहाँ पर सूरत मुकम्मल डिफरेंट थी। यहाँ पर सिरे से निकाह ही मौजूद नहीं है, ठीक है। एक रेप हुआ या जना हुआ और उसके नतीजे में जो है एक बच्ची पैदा हुई, खातून का ये क्लेम है, मर्द का क्लेम है कि मेरी बच्ची नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने केस रिमांड कर दिया कि पहले इस बात को डिसाइड किया जाए कि आया कि बच्ची का बाप बायोलॉजिकल बाप वही है और उसको साइंटिफिक तरीकों से जदीद जो है तरीक़ेकार उसके मुताबिक जो है उसको DNA के ज़रिए या दीगर जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक देखा जाए। दूसरा, अगर ये साबित हो जाए कि बच्ची का बाप वही बायोलॉजिकल बाप वही शख्स है, तो फिर जो है इसको जो इसका खर्चा नानफ़का बिल्कुल डिग्री होना चाहिए और वो ज़िम्मेदार है, फिर उसका ज़िम्मेदार होगा। अच्छा, अब मैं इसके दीगर पहलू भी डिस्कस कर लूँ इस मामले के कि जो फैमिली एक्ट है ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में जो ज़ना या रेप के ज़रिए अगर कोई बच्चा पैदा होता है या बगैर निकाह का बच्चा पैदा होता है, उसकी बाबत, उसके नान नफ़का की बाबत, उसकी कफ़ालत की बाबत कानून साजी मौजूद नहीं है, क्योंकि ये बहुत रेयर केसेस में ऐसी कोई सूरत होती है। रेप तो हो जाते हैं, केसेस होते हैं, लेकिन उसके नतीजे में फिर बच्चा पैदा भी हो जाए, क्योंकि अक्सर ख़वातीन जो है इस सूरत में बच्चा ज़ाया भी करवा देती हैं। लेकिन इस खातून ने ठीक किया, अगर बच्चा रेप के ज़रिए रेप की सूरत में पैदा भी हुआ तो बच्चे को ज़ाया करवाना भी इटसेल्फ एक जुर्म है, ठीक है। वो मेरे अलग से एक लेक्चर मौजूद है और उसको ज़ाया करवाना एक इंसानियत का कत्ल ही शुमार होगा, तो लिहाजा उसने पैदा किया उसको। तो अब लेकिन ये इशू ज़रूर देखा जाएगा कानूनी तौर पे कि उस बच्चे की वल्दियत क्या है। और मेरी नज़र में अगर वो बाप है, अगर वो बायोलॉजिकल बाप है, फिर 3000 खर्चा इंतहाई कम है। फिर उसको ठीक ठाक खर्चा जो है लगाना चाहिए अदालत को, जो कि जैसे एक बाप को लगाया जाता है, वो उस खर्चा नान नफ़क़े का उसको ज़िम्मेदार करार देना चाहिए। 3000 में तो आजकल दूध नहीं महीने में अब बच्चे का आ सकता, जो आजकल के महंगाई का दौर है। अब मैं दीगर चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। जो हमारा फैमिली एक्ट है ना, एक तो फैमिली एक्ट में नजायज़ बच्चे के बारे में कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है। दूसरा, मोहम्मद लॉ में भी नजायज़ बच्चे के खर्चा नान नफ़क़ा वगैरह के बारे में कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है। फैमिली एक्ट का 1964 का जो प्रीएम्बल है वो पढ़ देता हूँ कि वो फैमिली एक्ट जो है किन मामलात को डील करेगी। ये है जनाब, इट इज़ एक्सपीडियंट टू मेक प्रोविजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स फॉर द एक्सपीडिशियस सेटलमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद। यानी कि ऐसे मामलात जो शादी से मुतल्लिक हो, मैरिज से मुतल्लिक हो और फैमिली अफेयर्स हों या उनसे मुतल्लिका हों। तो ये जो मामला है ना मैरिज से मुतल्लिका है ना फैमिली अफेयर से मुतल्लिका है, इसलिए मोहम्मद लॉ में भी इस पर कानून साजी मौजूद नहीं है। लेकिन बहरहाल उस बच्चे की जिम्मेदारी कबूल किसी ने तो करनी है, तो जो उस बच्चे के दुनिया में लाने का जिम्मेदार है वही उस बच्चे का खर्चा नौ नफ़का देने का भी जिम्मेदार होगा। और ये ठीक फैसला है हाई कोर्ट का कि पहले बच्चे की वल्दियत के बारे में, क्योंकि निकाह मौजूद नहीं है, निकाह हुआ नहीं है, लिहाजा कोई सबूत होना चाहिए कि बच्चे का बायोलॉजिकल बाप ये है, फिर खर्चा नौ नफ़का एक ठीक तरीके से लगाना चाहिए। अच्छा, कई ममालिक में इसमें कानून साजी की गई है। बांग्लादेश में जो नाजायज़ बच्चा पैदा होगा उसकी कानून साजी मौजूद है और उसको पाकिस्तान में भी इस पर बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह रेप के बेशुमार केसेस आजकल आप रोज़ाना अखबार उठाते हैं, कोई ना कोई रेप हो कहीं ना कहीं हुआ होता है। बल्कि अक्सर डाकू जो लोग होते हैं ना, ये जो डकैतियाँ करते हैं घरों में, तो क्योंकि ये जुर्म तो कर ही रहे होते हैं, उनको पता होता है कि हम जुर्म तो कर ही रहे हैं, जेल तो हम गिरफ्तार हो तो जेल जाएंगे, ये अक्सर रेप भी करते हैं। क्योंकि उस वक़्त जब ये घर में डकैतियाँ करते हैं, लेकिन वो अक्सर घर वाले बदनामी के डर से सिर्फ डकैती के हद तक बताते हैं, वो रेप का जिक्र नहीं करते, मगर ये अक्सर करते हैं, ठीक है। कई केसेस में ये चीज़ें सामने आई हैं, तो इस पर बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए। बिल्कुल उस बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, जिसको आप बग़ैर निकाह के पैदा होने वाला बच्चा कह लें, नाजायज़ बच्चा कह लें, या बग़ैर जो है या ज़ना के नतीजे में पैदा होने वाला बच्चा कह लें, उसका तहफ़्फ़ुज़, राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और उस शख्स को ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए जो उस बच्चे के पैदा होने का और बच्चे को दुनिया में लाने का ज़िम्मेदार है।
S&A लॉ एसोसिएट्स की सर्विसेज पाकिस्तान में 4 शहरों में मौजूद है। आपका किसी भी शहर में कोई भी मसला हो, आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। मेरी सर्विसेज 2 तरह की होती है। एक तो मुकम्मल मेरी सर्विसेज होती हैं, लोकल वकील भी हमारे होते हैं और वो भी फैमिली केस एक्सपर्ट होते हैं। तमाम केसेस का ड्राफ्ट मैं खुद तैयार करता हूँ, ज़ेरॉक्स लिख के भेजता हूँ। फाइनल बैच के लिए मैं खुद जाता हूँ या फाइनल बैच भी तहरीर करके भेजता हूँ। दूसरी जो मेरी सर्विस है, जो अक्सर लोग आजकल ले रहे हैं, वो होती है कि आपके वकील साहब वही रहेंगे जो आपके हैं और आप मेरी सर्विसेज ले लेंगे। उसमें मैं उस केस में डायरेक्ट वकील नहीं हूँगा, लेकिन उस केस में जो भी ड्राफ्ट तैयार करना होगा, जो भी जरा के सवाल वगैरह होंगे, जो फाइनल बैच होगी या केस लॉ या कानून जो भी चाहिए होगा, वो मैं प्रोवाइड करता हूँ व्हाट्सएप के ज़रिए ही। तो उस सूरत में भी आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं और किसी भी कानूनी मसले की सूरत में आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333618101 पर जाकर 1000 फ़ीस जायज़ कैश नंबर 0306-775-9605 पर अदा करके मशवरा भी कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इसका बहुत शुक्रिया।